हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाजीराव प्रथम। 1718 में मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ का बोलबाला था। उनके पुत्र बाजीराव में वीरता कूट कूट कर भरी थी। छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहू जी उनके स्वामी थे। सतारा उनकी राजधानी थी। महाराज, पेशवा का पत्र आया है। क्या लिखा है हमारे पेशवा ने? मुगल वजीर सैयद अब्दुल्ला ने उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया है। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। दिल्ली में इस समय शासन की शक्ति सैयद भाइयों के हाथों में है। बालाजी जरूर मेरी माँ को मुक्त करवा लेंगे, जो वहाँ नज़रबंद हैं। दिल्ली में षड्यंत्रों और हिंसा का बाजार गर्म था। शहंशाह फर्रुख सियर सैयद भाइयों की शक्ति से जलता था और उनके विरुद्ध जोड़ तोड़ कर रहा था। निज़ामुल मुल- निज़ामुल मुल्क हाजिर हैं हुजूर, उन्हें यहाँ भेज दो। निज़ाम बादशाह का प्रमुख सूबेदार था। मुझे सैयद भाइयों पर एतबार नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें तलब किया है। लेकिन उनमें एक आपका वजीर है और दूसरा दक्खन का सूबेदार। जानता हूँ, वे मुझे तख्त से हटा देना चाहते हैं। पेशवा जैसे सुरमा उनकी तरफदारी में है। वह मराठा चूहा, उसे मैं पिंजरे में फंसा दूंगा। उस समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपने वीर पुत्र बाजीराव तथा 15,000 सैनिकों के साथ दिल्ली के पास आ पहुंचे थे। अचानक इस पालकी में और कोई नहीं, खुद पेशवा होगा। इसे मार डालो। परंतु यह सैनिकों का भ्रम निकला। पिताजी, सौभाग्य से ही हम बच पाए। ये निजाम के सैनिक लगते हैं। मैं शहंशाह से बात करूंगा। बालाजी विश्वनाथ की सहायता से सैयद भाई दुर्बल सम्राट को सिंहासन से उतारने में सफल हो गए। दिल्ली की बादशाहत फिर बदली। बादशाह बादशाह सलामत जिंदाबाद। महल में जहाँ पना हमें यह कामयाबी पेशवा के बल पर मिली है। जानता हूँ वजीर आला। नया बादशाह वजीर सैयद अब्दुल्ला के हाथ का खिलौना था। बादशाह सलामत, सूबेदार को अब लौट जाने का हुक्म दीजिए। निज़ाम को मालवा भेज दीजिए। ज़रूर ज़रूर। पेशवा को इनाम इकराम देना होगा। मैंने 6 सूबों की चौथाई देने का वादा किया है हुजूर। ज़रूर दिया जाए। और कुछ? हमें छत्रपति शाहू की माँ को आज़ाद कर देना चाहिए, जो महल में नज़रबंद है। बादशाह ने नेमन से कागजों पर हस्ताक्षर किए। पिताजी, आपने धाक जमा दी। हाँ बेटे, परंतु कुछ लोगों को शत्रु भी बना लिया। हमें सावधान रहना होगा। पेशवा के सम्मान में निजाम ने दावत की। फिर यकीन कीजिए पेशवा जी, उस दिन जो कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं था। मुझे आप पर विश्वास है। मैं आपकी होशियारी का कायल हूँ जनाब, और मैं आपको मालवा की सूबेदारी पर मुबारकबाद देता हूँ। हमें आपकी याद आएगी। बालाजी अपनी सेना के साथ विजय पताका फहराते हुए 1719 में दिल्ली से लौटे। पिताजी, निजाम हमारा परम शत्रु है। हाँ, किसी दिन तुम्हें उससे लोहा लेना पड़ेगा। सतारा में शाहू जी ने पेशवा का शानदार स्वागत किया। दिल्ली से लौटने के बाद बालाजी का देहांत हो गया और शाहू जी ने बाजीराव को बुलवाया। बाजीराव, मैं तुम्हें पेशवा बनाता हूँ। महाराज, यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इसके योग्य बनूं। उस समय बाजीराव कुल 20 वर्ष के थे। साहू जी के कई दरबारी उनसे जलने लगे। उनमें वयोवृद्ध प्रतिनिधि भी शामिल थे। कल का छोकरा तो है। मराठों के प्रधान सेनापति का पुत्र त्र्यंबक राव दाभाड़े भी उनके खिलाफ था। महाराज कभी कभी मूर्खता कर बैठते हैं। बाजीराव वीर थे और महत्वाकांक्षी भी। युवा मराठे वीर उनका आदर करने लगे। शिंदे और होलकर, जो नए नए सरदार बनाए गए थे, उनके विश्वास पात्र थे। होलकर, मुझे विश्वास है कि हमारा राज्य देश में सबसे अधिक शक्तिशाली बन सकता है। श्रीमंत, हमारा राज्य छोटा सा है। मुगलों के पास सूबेदार निजाम के पास बड़ी शक्तिशाली सेना है। पेशवा को इस उपाधि से संबोधित किया जाता था। परंतु शाही शक्ति का विशाल वृक्ष अंदर से खोखला हो चुका है। हम उसकी जड़ों पर आक्रमण करें तो शाखाएं आप गिर जाएंगी। होलकर और मैं आपके लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे श्रीमंत। सातारा के दरबार में बाजीराव की योजना को समर्थन नहीं मिला। उनके विरोधियों ने साहू जी को भड़काना चाहा। महाराज, मुगलों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के पक्ष में मैं नहीं हूँ,
और हमें अपना वचन निभाना चाहिए जो हमने सैयद भाइयों को दिया है। साहू जी महाराज को बाजीराव का पत्र मिला, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। महाराज, आपके महान दादाजी के स्वप्न को साकार करने के प्रयत्न में मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। 5 वर्षों तक बाजीराव मुगल सल्तनत के छोटे छोटे टुकड़े कुतरते रहे, विशेषकर उस भाग से जो निजाम के अधीन था। वे बिजली की तरह आक्रमण करते, या खुदा मराठे फिर आ पहुंचे और गायब हो जाते। वे चले गए, आपने आने में देर की। बुंदेलखंड से गुजरात तक बहुत बड़ा भूभाग बाजीराव की सेना के अधीन हो गया। अब पेशवा मराठों के वास्तविक शासन थे, परंतु सातारा के अपने स्वामी के नाम पर ही शासन करते थे। पूना, जहां वे रहते थे, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्रीमंत युद्ध में गए हुए हैं, तथापि आजकल में ही लौट आएंगे। बाजीराव की सफलताओं से मराठा राज्य मालामाल हो गया, तथापि दाभाड़े और प्रतिनिधि हमेशा उन पर लांछन लगाते रहते थे। महाराज, पेशवा पर तो युद्ध का भूत सवार है। मैंने सुना है वे युद्ध में मांस खाते हैं। सुना मैंने भी है, परंतु उन्होंने हमारे राज्य को शक्तिशाली बनाया है। हमारी आशा की किरण तो वही हैं। इस प्रकार साहू जी का विश्वास बाजीराव पर बढ़ता ही गया। उधर निजाम बाजीराव को नीचा दिखाने के मंसूबे बांध रहा था। ये सैयद भाई ना होते तो मराठे चूहों को मैं खत्म कर देता। इन सैयदों को ठिकाने लगा दूं तो बादशाह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। श्रीमंत निजाम ने सैयद के भतीजे को हरा दिया। सैयद हुसैन अली की हत्या कर दी गई। जानता हूं अब सारी शक्ति निजाम के हाथ में आ जाएगी। होलकर काले बादलों में बिजली का प्रकाश भी छिपा रहता है। आपकी बात मैं समझा नहीं श्रीमंत। अब निजाम शायद वह संधि भंग कर देगा जो बादशाह ने पिताजी से की थी, और हमें खुलकर आक्रमण करने का कारण मिल जाएगा। परंतु क्या प्रतिनिधि हमारा समर्थन करेंगे? दबाड़े की सेना हमारा साथ देगी? इन प्रश्नों का उत्तर बाजीराव के पास ना था। 1722 में मुगल सल्तनत का वजीर बन जाने के बाद निजाम ने अपनी शक्ति और बढ़ाई। फिर बादशाह की इच्छा के विपरीत वह दक्षिण में गया। बाजीराव मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। मराठों में अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, उनसे फायदा उठाकर मैं उसे खत्म कर दूं। उसने प्रतिनिधि को प्रस्ताव भेजा, निजाम मुझे बराबर की जागीर देगा। दूसरा निशाना उसने बनाया त्र्यंबक राव दाभाड़े को। सिपाह सालार तुम्हारे वालिद हैं, लेकिन लड़ाइयों में फौजों की कमान रहती है उस बाजीराव के हाथ में। निजाम ने पूना की ओर कूच किया। साहू का चचेरा भाई संभाजी भी मेरे साथ है। इस बार बाजीराव बच नहीं सकता। बाजीराव को समाचार मिला, श्रीमंत निजाम विशाल सेना लेकर पूना आ रहा है। हम बीच मार्ग में उससे भिड़ेंगे। बाजीराव सैनिकों के साथ बिजली की तेजी से बुरहानपुर की ओर बढ़े, जहां निजाम ने डेरा डाला था, और चक्कर काटकर उसके आगे निकल गए। श्रीमंत, हम शत्रु पर धावा क्यों नहीं करते? यहाँ खुले मैदान में नहीं और कोई जगह चुनेंगे। वे जाकर पाल खेड़ में ठहरे और वहां निजाम का सामना किया। तभी बुरा समाचार मिला, श्रीमंत दाभाड़े ने हमारी सहायता करने के बदले हमारे मालवा पर चढ़ाई कर दी। अपने ही इलाके पर? अच्छा, उनसे लोहा लेने को कुछ सेना भेजें? नहीं, यह आपस में लड़ने कटने का समय नहीं है। शाहू जी ने प्रतिनिधि को और सेना लेकर भेजा था, परंतु वह भी बाजीराव की सहायता करना नहीं चाहते थे। अच्छा है, निजाम बाजीराव को खत्म कर दे तो शाहू जी के दरबार में मेरा मान बढ़ जाएगा। सब कठिनाइयों को पार करने का संकल्प करके बाजीराव ने निजाम के शिविर पर घेरा डाला और रशद का मार्ग बंद कर दिया। निजाम बुरी तरह फंस गया। हमारे पास खाना है न पानी। अंत में निजाम को हथियार डालने पड़े। वह बाजीराव से मिलने आया। बाजीराव अपनी शर्त पर अटल थे, दक्षिण से चौथ लेने का हमारा अधिकार बना रहेगा। इस सिलसिले में वहां की सब चौकियां हमारे अधीन की जाएंगी। मुझे मंजूर है। बाद में पेशवा बूढ़े निजाम से मिलने गए। निजाम ने उनकी बड़ी सराहना की। आज आप अपने नामवर सरदारों होलकर और शिंदे को छोड़ आए। मैं इसी वक्त आपको मरवा सकता हूँ। शिंदे और होलकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। देखिए, बाजीराव ने दोनों सेवकों बाजीराव के दोनों सेवकों ने अपने लबादे उतार फेंके। आप सचमुच बड़े चालाक हैं। एक बाजी और सब पाजी। बाजीराव ही एकमात्र भले हैं, बाकी सब दुष्ट हैं। आप भी कम नहीं हैं। एक निजाम और सब हज्जाम।
निज़ाम प्रशंसा के योग्य हैं, बाकी अति साधारण हैं। निज़ाम को पाठ पढ़ाने के बाद बाजीराव ने उत्तर की राजधानी पर ध्यान देना शुरू किया। बुंदेलखंड के छत्रसाल ने यह भेंट भेजी है। वे कठिनाई में हैं। इलाहाबाद के मुगल लुटेरे बंगस ने उन पर चढ़ाई की है। बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो आए। ये महान योद्धा कवि भी हैं। सहायता की यह छंदोबद्ध प्रार्थना आज तक प्रसिद्ध है। विलंब करना बाजीराव ने सीखा ना था, सो चल पड़े। चलो बुंदेलखंड, एक तूफानी लड़ाई और, खाने को मिलेंगे चिड़वा और चने। महुआ जाकर वे छत्रसाल से मिले। बाजी तुरंत आओगे, यह आशा ना थी। यह तो पुत्र का कर्तव्य है। लड़ाई की योजना बनाई गई और बाजीराव तथा छत्रसाल की सेनाओं ने मिलकर जैतपुर को घेर लिया, जहां बंगस ने डेरा डाल रखा था। हर हर महादेव। कई दिनों की घमासान लड़ाई के बाद विजय की तुरही गूंज उठी। बंगस ने घुटने टेक दिए। बाजीराव की जय। छत्रसाल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाजीराव का सम्मान करने के लिए दरबार किया। प्रिय प्रजाजन, मुझे गर्व है अपने तीसरे पुत्र बाजीराव पर। बाजीराव की जय। उन्होंने पेशवा को बहुत से उपहार दिए और अपने राज्य की भूमि भी दी। कालपी, सागर, झांसी और गढ़कोट तुम्हारे हुए। आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं यह सब कैसे ले सकता हूँ? लेना ही होगा। और मस्तानी भी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारा रहस्य मैं जानता हूँ। मस्तानी को छत्रसाल ने गोद लिया था। बाजीराव उससे प्रेम करते थे। विदाई के दिन आंखें सजल हो उठी। बुंदेलखंड सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। बुंदेलखंड के उपहार मेरे लिए हमेशा अनमोल बने रहेंगे। पेशवा के पूना लौटने से पहले ही खांडे राव दाभाड़े की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र त्र्यंबक राव प्रधान सेनापति बनाया गया, केवल नाम के लिए। नए सेनापति गुजरात में उत्पात कर रहे हैं। विद्रोही सरदारों ने उनसे सांठगांठ की है। फिर बाजीराव को पूना से कूच करना पड़ा, परंतु वे प्रसन्न न थे। आप उदास लगते हैं श्रीमंत। अपने ही भाई बंधुओं पर तलवार उठाने में प्रसन्नता किसे होगी? मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु उन्हें इसका अवसर ही नहीं दिया गया। दाभाड़े आक्रमण कर रहा है। बाजीराव ने दूत भेजा। लिखा है, अपनी तलवार को शत्रुओं के लिए सुरक्षित रखो। मैं आकर आदर पूर्वक तुमसे भेंट करूंगा। यह नहीं हो सकता। बाजीराव को हथियार उठाने ही पड़े। दाभाड़े घायल भी ना होने पाए, परंतु उसके गोली लग चुकी थी। सेनापति काम आ गए। बाजीराव ने युद्ध रोक दिया और जाकर दाभाड़े के शव को संभाला। उन्होंने दाभाड़े की माता को ढांढस दिलाया। माता जी, मेरे सामने कोई और मार्ग न था। आज से आप मुझे अपना पुत्र समझें। उधर मुगल बादशाह के दरबार में मराठों की ताकत उत्तर में भी बढ़ गई रही है। यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमजोर बादशाह ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए कूच का डंका बजाया। शिंदे और होलकर के साथ बाजीराव सतारा में महाराज के पास पहुंचे। महाराज, अब हमेशा के लिए फैसला करना ही होगा। हमें दिल्ली पर चढ़ाई की अनुमति दीजिए। युद्ध लंबा चलेगा, परंतु निर्णय हो जाएगा, जो महंगा भी होगा। आपको कुछ व्यय नहीं करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि तुम सही काम ही करोगे। मेरी अनुमति है, शाही शक्ति को नष्ट कर दो, परंतु बादशाह पर आंच ना आए। बाजीराव ने 80,000 सैनिकों को लेकर जोश के साथ पूना से कूच किया। बिना रुके वे आगे बढ़ते गए। हम थक गए, पर वे नहीं। हमने 2 दिन में ही उतनी दूरी तय कर ली जिसके लिए साधारण रूप से 10 दिन लगते। मुगल भी बढ़ रहे थे, परंतु आराम और काहली के साथ। चलो चलो, बाजीराव चल दिया है। मेरा हुक्का कहाँ है? भेलसा में शिंदे और होलकर भी आ मिले। यह अंतिम बार होगा। चंबल को पार किया, जगह जगह शत्रु के दांत खट्टे किए और विजय का डंका बजाते हुए मराठे दिल्ली की ओर बढ़ चले। इधर मोटे खान घात लगाए बैठे हैं। इनकी आंखों में धूल झोंकते हुए आगे बढ़ जाएं। मई 1737 में बाजीराव दिल्ली आ पहुंचे। मराठों को खदेड़ दो। दिल्ली के बाहर लड़ाई हुई, जिसमें मुगलों की करारी हार हुई। बाजीराव दक्षिण को चले, परंतु कठिनाइयां अभी बाकी थीं। निज़ाम दिल्ली आ गया था और सेना संगठित कर रहा था। एक दिन निज़ाम विशाल सेना लेकर बदला लेने के लिए चल पड़ा है। निज़ाम ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भोपाल के किले में डेरा डाला।
चलो चलें भोपाल। बाजीराव की कमान में लड़ाई लड़ी गई और मैदान मराठों के हाथ रहा। बाजीराव की जय। बादशाह का सबसे बड़ा सरदार आज आपकी दया पर निर्भर है। यह चूहा नहीं है, शेर है। श्रीमंत, आज आपका वह दबदबा है कि आप सहज बादशाह को सिंहासन से हटा सकते हैं। यही एक काम है जो मैं कभी नहीं करूँगा। होलकर, हमारे महाराज बुरा मानेंगे। बाजीराव विजय का डंका बजाते हुए पुनः लौटे। संसार भर में ऐसा विजेता कहीं नहीं जन्मा। बाजीराव अपने युग से आगे थे। उनके विरोधी अनेक थे, परंतु उनकी देशभक्ति इतनी गहरी थी कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सका। इतिहासकारों ने उनकी तुलना नेपोलियन से की है। यह दीवारें बोल पाती तो पूना का उनका विशाल और सुदृढ़ महल शनिवार वाड़ा उनकी शक्ति और शौर्य की अनेक गाथाएं सुनाता। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।